कहते हैं संसाधनीय उपलब्धता और उसका उपयोग किसी देश को महान बनाता है। शिक्षा ही एक ऐसा संसाधन है जिसके लिए पूरा विश्व सतत इस तरीके से प्रयत्नशील रहा है कि हमारा समाज ज्ञानवान हो, सर्वगुण संपन्न हो, अपने बुद्धि और विवेक का ज्ञानपूर्ण उपयोग करे और समग्र रूप से स्वयं और अपने राष्ट्र का विकास करे। यद्यपि ज्ञान रूपी संपदा को सहेजने और संवारने का काम हमारे यहाँ वैदिक पीरियड से ही होते रहे। यहाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे कुलगुरु थे। द्रोणाचार्य का भी नाम आपने सुना होगा। कौटिल्य और चाणक्य वर्तमान के रविन्द्रनाथ टैगोर जी, कृष्णन जी और आज शुद्ध वर्तमान के स्वनामधन्य शिक्षकों का नाम आप सुनते ही होंगे। तो तक्षशिला और नालंदा से शुरू हुई ज्ञान की गरिमापूर्ण यात्रा आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आज उसी गरिमापूर्ण यात्रा की एक पड़ाव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अपने नए कलेवर में आपके सामने है, जो एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर विश्वास करती है और सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञानवान समाज में लगातार परिवर्तित करने का उद्देश्य रखती है। तो हमारी यह शिक्षा पद्धति जो सृजनशील है, जो समावेशी है, जो कौशल और विकास को बढ़ावा देने के निहितार्थ है, भारत की समृद्ध ज्ञान रूपी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम 10+2+3 की 86 की शिक्षा पद्धति को 5+3+3+4 में परिवर्तित करने को प्रतिबद्ध हैं। देश स्वतंत्र हुआ। कोठारी समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1959 बनी, जो परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण में थी। जहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म को समेटने की बात थी, गुरु को सम्मान भी देने की बात थी, गुरु से यह अपेक्षा थी कि वो समाज का समग्र विकास कराए तथा उसे बोलने का, कहने का विदेशी और स्वदेशी मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता और स्वतंत्रता थी। शिक्षा के समान अवसर का उद्देश्य था। भाषाओं को सम्मान देने का खास उद्देश्य था और शिक्षा सभी लोगों के लिए उपलब्ध थी। 1986 की शिक्षा पद्धति आधुनिकता पर जोर देती थी, कंप्यूटराइजेशन पर, सूचना प्रौद्योगिकी पर। तब हमारे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी। उसे 1992 में संशोधन हुआ। आज हम नई शिक्षा पद्धति 2020 लेके आए हैं, जो समग्र रूप से भारत के नवनिर्माण का उद्देश्य रखती है। और यह शिक्षा प्रणाली के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में निर्मित हुई है। अपनी उच्च बौद्धिकता के साथ जाने जाने वाले कस्तूरी रंगन जी 2 लाख फीडबैक से पुष्ट इस शिक्षा नीति को आपके सामने ला सके हैं। और
जिसका एकल उद्देश्य है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अपने पारंपरिक और आधुनिक रूप के समन्वयात्मक रूप को आत्मसात करते हुए वर्तमान के दृष्टिगत विभिन्न नवाचारों के साथ एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो, जिसके हम अधिकारी भी रहे हैं। हमारी तू वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा और विश्व की गुरुता जो विश्व में हमको सम्मान दिलाती थी, आज एक बार फिर अपने पुरानी पीठ पर, पुरानी अवस्था पर लौटकर हमें खुश होने का मौका दे रही है और साथ साथ ये अपेक्षा कर रही है कि हमारी यह शिक्षा नीति हमारे मानव संसाधन को एक ज्ञानवान समाज में बदले। इस प्रकार 1968 के परंपरा और आधुनिकता की शिक्षा पद्धति, 1986 की आधुनिक शिक्षा पद्धति और वर्तमान की उत्तर आधुनिक शिक्षा पद्धति देश का समग्र रूप में कायाकल्प करने के लिए अपने प्रयास करती रही है। और वर्तमान शिक्षा पद्धति भारत में नवाचारों, नई तकनीकों का विकास, सस्य शिक्षा का विकास, कौशल विकास कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत के निहितार्थ कुछ ऐसा कर गुजरेगी कि हमें विश्व गुरु की जो पदवी है वो फिर से प्राप्त हो सके। इन संदर्भों में हम कुछ बातें आपको बताएंगे कि हमारी शिक्षा नीति के 5 आधारभूत स्तंभ क्या हैं, हमारी शिक्षा नीति के बेहद 5 मौलिक बिंदु क्या हैं। इसके बाद हम बताएंगे हमारी शिक्षा नीति के वे 5 महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें मानव संसाधन विकास मंत्री श्री निशंक जी ने बताए हैं। फिर इस शिक्षा नीति पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या सोचते हैं, राधा कृष्णन जी क्या सोचते हैं, महात्मा गांधी जी क्या सोचते हैं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर क्या सोचते हैं। इन सब बातों को बताते हुए हम आपको अपनी शिक्षा नीति के कुछ झोल, कुछ स्याह पक्ष की भी चर्चा करेंगे। अगर उस स्याह पक्षों को दूर कर लिया जाए तो निःसंदेह हमारी शिक्षा पद्धति भारत को एक ज्ञानवान, नवाचारी, समावेशी और समग्र मानव के रूप में विकसित करने में पूर्ण तरीके से फलीभूत होगी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। जहाँ तक नई शिक्षा नीति के 5 आधारभूत स्तंभों की बात है तो पहला है एक्सेस, यानी कि सब तक पहुँच। हमारा संविधान भी यही कहता है सबको समान अवसर मिले, शिक्षा का समान अवसर। हमारा अनुच्छेद 21 यही कहता है, 86वां संविधान संशोधन यही कहता है, नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 45 यही कहता है, मूल कर्तव्य यही कहता है। जाति, धर्म, लिंग भेद, क्षेत्र, वंश परंपरा के आधार के इतर शिक्षा तक सबकी पहुँच हो। हमारी वर्तमान शिक्षा नीति का यह अप्रतिम और महत्वपूर्ण स्तंभ है। दूसरी बात इक्विटी, सबकी भागीदारी हो, सबकी अंशधारिता हो, कोई शिक्षा से वंचित न रह सके। शिक्षा के बेहतरी के लिए अगर निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना पड़े तो किसी भी तरीके का गुरेज नहीं होना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी इसमें ली जानी चाहिए। कुल मिलाजुला के समग्र रूप में शिक्षा भारत का विकास करे, हमें सारे प्रयत्न करने चाहिए। तीसरी चीज़ क्वालिटी, गुणवत्ता। हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। अगर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं रही तो विश्व के साथ हम कदम ताल नहीं कर पाएंगे। मात्रात्मक शिक्षा या शिक्षा का एकांगी होना हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। इस नाते शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण होना जरूरी है। अफोर्डेबिलिटी, शिक्षा किफ़ायती हो। भारत गरीब देश है, जहाँ 2/3 जनसंख्या अभी भी गरीब है। किफ़ायती शिक्षा से ही वह ज्ञानार्जन करने में समर्थ होगी और नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करेगी। शिक्षा वर्ग विशेष के लिए, कुलीन वर्गों के लिए या पूंजीपतियों के लिए या बड़े लोगों के लिए ही न हो, वस्तुतः वह सबके लिए हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात पूरी तरीके से ध्यान में रखी गई है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी,
हाल के दिनों में जो देखा गया है कि शैक्षणिक संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रशासनिक तंत्र, स्वयं शिक्षक और विद्यार्थी तथा समाज अपनी जवाबदेही से शिक्षा के मामले में कटा है। यहाँ पे खास देने की ज़रूरत है। जवाबदेही नहीं तो काम नहीं, और काम नहीं तो शिक्षा नहीं। तो जवाबदेही सुनिश्चित करना भी हमारी नई शिक्षा नीति के आधारभूत स्तंभों में से 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बेहद चमकदार और मौलिक बिंदु हैं उनको देखें। नंबर 1, डिजिटल क्रांति का उपयोग। आज हम सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं, विश्व मानव के रूप में जिंदगी जी रहे हैं, विश्व गांव के रूप में जी रहे हैं। तो अपेक्षा है कि डिजिटलाइज रूप में पूरे विश्व से जितना भी जो है तकनीकी ज्ञान हम अर्जित कर सकें, जितना भी हम अपने लोगों तक पहुंचा सकें, इसका पूरा प्रयत्न होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी, नेट की समस्या, इन सब चीज़ों को दूर करते हुए भारत में डिजिटल क्रांति का जो विश्व में हुआ है, भारत भी पीछे नहीं है। इसका पूरा उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार हमें करना होगा। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और तकनीक से नवोन्मेष या नवाचार। ज्ञान और तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना दूसरी प्राथमिकता होगी। इसके बाद अंतर विषयी ज्ञानार्जन पर बल। अब मैथ के लिए संगीत अछूती न हो और संगीत के लिए जो है फिजिक्स अछूती न हो। हम यह न माने कि बीए पास करने के बाद हम एमए में किसी बंद सुरंग में पहुँचें और जहाँ पे सोचे कि हम तो हिस्ट्री में कर रहे हैं तो ज्योग्राफी से क्या मतलब है, ज्योग्राफी से तो हमें पॉलिटी से क्या मतलब है, या मैथ वाला या साइंस स्ट्रीम वाला आईआईटी वाला कला भर के विद्यार्थियों को ही दृष्टि से देखें। वस्तुतः व्यक्ति के मन कई होते हैं, समावेशी होते हैं, तो अपेक्षा की जा रही है कि अगर गणित वाला संगीत पढ़ना चाहे तो उसे प्रॉपर अवसर मिले। विषयों में दोस्ती हो, विषयों में मित्रता हो, सारी विषय साथ साथ मिल करके चलें। ज्ञान और गुरुता के सपने, समावेश के जो सपने, जोड़ के जो सपने तक्षशिला और नालंदा में देखे गए थे वो पूरे हों। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से शोध व विकास को प्रोत्साहन। हमारे समाज की जो ज़रूरत है, जो डेली नीड्स की ज़रूरत है, जिसका संबंध खेती और किसानी से भी है, इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए शिक्षा के द्वारा, ताकि हमारे बेसिक नीड्स पूरी हों। कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान की सामान्य आवश्यकताओं से ग्रामीण स्तर पर हम महरूम न रहें। एंड लास्ट पॉइंट, कौशल विकास को बढ़ावा। यह गांधी की सोच की ओर जाता है, यह स्वावलंबी भारत की ओर जाता है, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जाता है। जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, इस तरीके से कुशलता का विकास हमारी शिक्षा करे कि वो अपना ग्रामीण लेवल पर ही विकास करने में समर्थ और सफल हों। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बेहद 5 अहम बिंदु निशंक जी ने बताया, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया, वो ये हैं कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। वस्तुतः यह दाखिले और छोड़ने की लोचशीलता को निरूपित करता है। अभिप्राय ये हुआ कि मान लो आपने एडमिशन ले लिया और किसी कारण से आप 1-2 साल कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, उन परिस्थितियों में नहीं हैं, तो फिर से आकर के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिला जुला के शिक्षा व्यवस्था में कठोरता को यह तिलांजलि देती है, नियमों में शिथिलीकरण लाती है, ताकि पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके और छोड़ने पर यह भय न रहे कि कहीं हम शिक्षा जो हम पीछे अर्जित कर सके और डिग्री से वंचित हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूली शिक्षा के अनुपात को 100% पर लाना, यानी कि जो लड़के एडमिशन लें वो क्लास न छोड़ें। इसके बाद कानून एवं चिकित्सा सेवा के अलावा समूची उच्च शिक्षा के लिए एक पंजीकृत व्यवस्था, एक एकीकृत सिस्टम और एक सिंगल रेगुलेटर, सिंगल विंडो व्यवस्था। इसके लिए भारतीय शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना, ताकि विभिन्न तरीके के भटकाव से हमें छुट्टी मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा,
कला विज्ञान मानविकी गणित व व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए पंजीकृत व्यवस्था या पंजीकृत शिक्षा। एंड 5th पॉइंट, वर्ष 2025 तक 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी। तो ये निशंक जी के विचार हैं कि यह चीज़ें हमको प्राप्त कर लेनी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। तो ये है हमारी शिक्षा नीति के बेहद अहम बिंदु, जिनके धरातल पे चल करके हमें अपनी शिक्षा का विकास करना है, शिक्षा को नया रूप देना है। आज हम उत्तर आधुनिक कालखंड में जी रहे हैं, विश्व के देशों के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अगर हम विश्व के देशों की शिक्षा पद्धति के साथ कलम ताल मिलाकर न चल पाए तो वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में हम पीछे रह जाएंगे। तो हम पीछे रह जाएं, ये हमारे सिस्टम को स्वीकार्य नहीं है। इस नाते हमें यहाँ पे बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कुछ बातें आगे हमारे प्रधानमंत्री महोदय नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि नई शिक्षा नीति का मैं पूरी मजबूती के साथ हृदय से स्वागत करता हूँ और यह मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहु प्रतीक्षित सुधार है, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसमें संस्कृत समेत सभी भारतीय भाषाओं को पूरा ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाजुला कर की वर्तमान शिक्षा नीति भारतीय समाज के समग्र कायाकल्प का संकल्प लेती है। महात्मा गांधी जी शिक्षा के संदर्भ में कहते थे कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंतःकरण में जो सर्वोत्तम है, जो विशिष्ट है, जो खास है, उसको बाहर लाए, यानी कि मनुष्य के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास में सहायक हो। इसी तरीके से राधा कृष्णन जी कहते हैं, शिक्षा केवल आजीविका प्राप्त करने का साधन नहीं है, न ही यह नागरिकों को शिक्षित करने का अभिकरण है, न ही यह कोई प्रारंभिक विचार है, वस्तुतः यह जीवन में आत्मा का प्रारंभ है। वस्तुतः यह सत्य और कर्तव्य पालन के लिए ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है। वस्तुतः यह दूसरा जन्म है, जिसे दिव्यात्मक जन्म भी कहा जा सकता है। ऐसे ही विचार हमारे कवि गुरु टैगोर जी भी कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करे। तो कुल मिला जुला करके यह प्रगतिशील, सृजनशील, समृद्ध शिक्षा जो नैतिक मूल्यों से भरी हुई है, वो अपेक्षा करती है कि आगामी भारत सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, कौशल विकास मुहैया कराने में सफल हो और भारत शैक्षणिक संदर्भों में विश्व का अग्रणी देश बने। विश्व गुरु की जो पदवी हमारी किसी कारणों से छीनी है, वह फिर से प्राप्त हो और हम नए रूप में, नए विश्व गुरु के रूप में भारत के सामने प्रतिष्ठित हों, यद्यपि वो हमारी पहचान है। हाँ, इतने श्वेत पक्षों के साथ कुछ स्याह भी है, कुछ झोल भी है, कुछ परेशानियां भी हैं। हमें उधर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। यद्यपि हमने इस शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए 2040 तक की रणनीति रखी है, पॉलिसी रखी है, लेकिन बेहतर हो कि इसे और जल्दी प्राप्त किया जाए। तो जो कुछ अस्पष्टताएं हैं उन्हें दूर करने की दरकार है। सरकार को जल्दी इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहिए कि पाठ्यक्रम कैसे बदलेंगे, उसका आधार क्या होगा, उनका वितरण कैसे होगा, नामांकन बढ़ाए जाने का लक्ष्य क्या है, नामांकन बढ़ाए जाने में क्या निजी क्षेत्र की भागीदारी मानी जाएगी, ली जाएगी। यद्यपि उस पर सकारात्मक रुख है और देश में जो कुशल शिक्षकों की कमी है, जो बुनियादी समस्या है, उसके लिए क्या होगा, उच्च शिक्षा के लिए जो जरूरी बैरियर्स हैं उसको कैसे हटाए जाएंगे। ध्यान रहे, दुनिया की जितनी आबादी है
उसमें हमारे मानव संसाधन युवा काफ़ी पास हैं। कई देशों की जितनी जनसंख्या है उतने हमारे यहाँ हर साल ग्रेजुएट पास होते हैं। तो सहज सवाल है कि हम अपनी इस अपार संपदा को कैसे सहेजेंगे। तो अगर इन झोलों पर ध्यान दे दिया जाए, इन स्याह पक्षों पर ध्यान दे दिया जाए, तो हो सकता है उद्देश्य हमारे आसानी से पूरे हो सकें। जैसी पहली समस्या है फंड और निवेश की, धन कहाँ से आए कितना। यद्यपि सरकार निवेश बढ़ा रही है, सनद रहे कि वर्तमान में 2020 के शिक्षा बजट में 99,300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 4500 करोड़ ज़्यादा है। पिछले साल का बजट हमारा था 94,800 करोड़। तो पहली समस्या फंड और निवेश की है, कोष की है। दूसरी है योग्य शिक्षकों का अभाव। तीसरी समस्या है क्रियान्वयन से उपजने वाली समस्या। और चौथी बात है विदेशी विद्यालय या निजीकरण की समस्या, या फिर आत्मनिर्भरता को लगता आघात। एंड नेक्स्ट पॉइंट, चरित्र का संकट, कैरेक्टर क्राइसिस। एंड लास्ट पॉइंट, हमारी अकादमियाँ, हमारे उच्च शिक्षा संस्थान अभी भी कठोरता और अहंकार में उलझे हुए हैं। वहाँ पे गजब के सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा कहने में ख़राब लगेगा लेकिन है सही कि हम कहीं न कहीं एक कल्चरल इडियसी के दौर में भी गुजर रहे हैं। हम कहने के लिए आगे बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन मन मानसिकता से उतने उभरे नहीं हैं। तो आखिर इस नई शिक्षा से जो सांस्कृतिक परिवर्तन होने वाले हैं, उस सांस्कृतिक परिवर्तन को कैसे किया जाएगा, इसलिए के लिए हमको अकादमियों में जो कठोरता और अहंकार की बात है उन पर खास ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वे लचीली हों, शोध और विकास को बढ़ावा देने में समर्थ हों, बिला वजह की अवरोध न पैदा करें और शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ती रहे। अब इन मुद्दों को क्रमशः हम चर्चा करते हैं। आर्थिक कालखंड है, निवेश की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा कहाँ से आएगा। अलग बात है कि सरकार शिक्षा में निवेश मान बढ़ा रही, 6% तक जीडीपी का ये स्वागत योग्य है, उत्तरोत्तर बढ़ने बढ़ाने की उम्मीद है। किंतु देखा यह गया है कि तमाम विदेशी विश्वविद्यालयों के अनुभवों से कि वही शैक्षणिक संस्थान फले फूले जहाँ पे फंड की कोई कमी नहीं थी, जहाँ पे निवेश मान ठीक था और जिनको लगभग स्वायत्त बनाया गया। तो शिक्षा में निवेश बड़ी ज़रूरत है और यह सरकार के पहलू से ही हो सकता है। ख़ास तौर पर गरीबों की बेहतरी के लिए। भारत अभी भी गरीबों का देश है। हमने एक दिन एक इकोनॉमिक फंडा बताया था आपको कि निजी निवेश सार्वजनिक निवेश का अनुगामी होता है, यानी कि पहल तो सरकार को ही करनी पड़ेगी। अगर निरे निजीकरण की बात सोची गई तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वह सपना, वह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र के विद्यालय, विश्वविद्यालय हायर एंड फायर की तकनीक पर विश्वास करेंगे, खासतौर पर भारत में। तो उनको शिक्षा की बेहतरी से बहुत कुछ लेना देना नहीं होगा। इस नाते सरकार को आगे आना पड़ेगा, अपने संस्थानों को स्वायत्तता देनी पड़ेगी, शिक्षकों को सम्मान देना पड़ेगा और साथ साथ शिक्षकों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। शिक्षकों को उचित वेतनमान देना पड़ेगा, उनको स्वायत्तता महफूज करानी पड़ेगी, साथ साथ उन्हें देसी विदेशी मसलों पर अपनी बात कहने की पूरी सुविधा देनी पड़ेगी। इसके लिए खासे फंड की ज़रूरत पड़ेगी। यह निजी क्षेत्र में थोड़ा सा संभव कम है। यद्यपि हम बहुत कुछ किसी चीज़ को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में के खांचे में बांट करके नहीं देख सकते हैं। वस्तुतः निजी क्षेत्र के लोग भी यदि अच्छे होंगे, टाटा बिरला की सोच के होंगे,
तो वो भी शैक्षणिक विधा को काफ़ी बेहतर बनाएंगे। तो कुल मिला जुला के निवेश मान अहम मुद्दा रहेगा। अगर हम विदेशी विश्वविद्यालयों को देखें तो वहाँ पे विश्वविद्यालय बड़े बड़े कारपोरेट घरानों द्वारा स्थापित किए गए हैं, लेकिन वो ज्ञान के अड्डे बने हुए हैं। उनकी स्थिति भारत से काफ़ी अच्छी है। वे अपने शिक्षकों को स्वायत्तता और सम्मान देते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को भी अपॉइंट करते हैं। तो भारत में भी निजी क्षेत्र के लोग अगर यह करते हैं तो निजीकरण करने में भी कोई बुराई नहीं है। अब इन्हीं संदर्भों में कुछ बातें और जान लिया जाए तो इस प्रकार से फंड और निवेश की समस्या सुलझा करके जो है नई शिक्षा नीति के सपने को पूरा किया जा सकता है। पहल सरकार को करनी पड़ेगी, निजीकरण भी कोई बुरा प्रत्यय नहीं होगा। हमने बहुत पहले बताया है, आज फिर बता दे रहे हैं कि वस्तुतः समाजवाद और पूंजीवाद निजीकरण या नियंत्रण की व्यवस्था अपने आप में कुछ नहीं है। अगर है कुछ तो उसको चलाने वाले लोग, अगर चलाने वाले लोग ईमानदार होंगे, नैष्ठिक होंगे, राष्ट्र की संपदा को सहेजने और संवारने का संकल्प लेने वाले होंगे तो निजी क्षेत्र से भी शिक्षा का विकास हो सकता है। यहाँ पे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किंतु मेरी स्पष्ट मान्यता है कि शुरुआत सरकार को करनी पड़ेगी। अगली बात है योग्य शिक्षकों का अभाव। कहते हैं किसी देश की शिक्षा व्यवस्था के मूल में होते वहाँ के शिक्षक। सपना तो पाणिनि का है, वशिष्ठ का है, विश्वामित्र का है, वर्तंतु का है, तक्षशिला और नालंदा के गौरव को लौटाने का है। तो उसके लिए चाणक्य कहाँ से आएंगे, वशिष्ठ कहाँ से आएंगे, योग्य शिक्षक कहाँ से आएंगे? ये बड़ी विकट समस्या है देश के सामने। इस नाते प्रशिक्षण रिटायर्ड या योग्य शिक्षकों का एक बेहतर पूल बनाना जो नए शिक्षकों का संपोषण करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बेहतर बनाना जो वर्तमान में मानव प्रतिष्ठा और ग्लैमर का खेल चल रहा है उसमें हमारा शिक्षक कुंठित न महसूस करे, अपनी बेहतरी अनुभव करे, अपना सम्मान अनुभव करे। जब तक यह व्यवस्था नहीं लाई जाती है तब तक योग्य शिक्षक पैदा नहीं होगा। कहते हैं कि योग्यता को सम्मान तो मिलना ही चाहिए। इस नाते योग्यता को सम्मान मिलने के निहितार्थ हमें शिक्षकों को खासा सम्मान, खासी सुरक्षा, संरक्षा और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और यदि योग्य शिक्षक आ गए तो जो सपने देखे गए हैं नई शिक्षा नीति के तहत अंतर्विषय ज्ञान का, शोध का, विकास का, वह निसंदेह पूरे होंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखें कि हमारी प्राचीन शिक्षा जो नालंदा और तक्षशिला वाली थी वह थी अंतर्विषय ज्ञान का, पारस्परिक मित्रता का, विभिन्न ज्ञान के समायोजन का। यही भी बात अपने समय में राजा राम मोहन राय भी भारत की शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए कहते थे, पश्चिम के विज्ञान का पूर्व के अध्यात्म का समन्वय हो जाए। वस्तुतः यह चाणक्य और अरस्तु को भी याद करने का समय है। जैसे अरस्तु को केवल आप बायोलॉजी से सीमित नहीं कर सकते हैं, वो पोल्ट्री में ही उतनी निष्ठा और निष्णात रूप में मिलते हैं जितने फिजिक्स में, जितने ऐसे चाणक्य शुद्ध राजनीतिक ही नहीं थे, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार थे। हमारे गांधी जी भी ऐसे थे। तो इस तरीके से अंतर्विषय ज्ञान, शोध और विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा।
एक समावेशी संस्कृति लानी पड़ेगी, विभिन्न विषयों के विशिष्ट लोगों को विचार विमर्श के थ्रू एक प्लेटफार्म पर लाना पड़ेगा, ताकि हमारी वर्तमान शिक्षा नीति योग्य शिक्षकों के अभाव में दम न तोड़े। नेक्स्ट पॉइंट, क्रियान्वयन सबसे बड़ी समस्या है। अगर क्रियान्वयन में लगे हुए लोग कस्तूरी रंगन और उनके सहयोगियों के भाव और भावना को न समझे कि प्रिपरेटरी का क्या मतलब है, जैसे भारतीय संविधान में हम का क्या मतलब है, फाउंडेशन का क्या मतलब है, मौलिक विकास और चारित्रिक विकास का क्या मतलब है। अगर यह चीज़ हमारे क्रियान्वयन करने वाले पदाधिकारी संस्थाएं गहरी नहीं समझते हैं तो निसंदेह समझें कि उच्चस्तरीय शिक्षा नीति अपना महत्व खो देगी। इस नाते क्रियान्वयन अहम मुद्दा रहेगा। अगली बात विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना का है। कहा जा रहा है कि 100 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आकर के अपनी कैंपस खोल सकेंगे और हम लोग यहीं बैठे हुए ब्रितानी और अमेरिकी डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। अच्छी बात है, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, किंतु जो आत्मनिर्भर भारत का हमने सपना देखा है उसका क्या होगा। हम भारतीय से योग्य हैं, हमारे यहाँ योग्य शिक्षकों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो अच्छे आदर्श की, त्याग की, नीति की अगर हम उसे फॉलोअप करते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय अपने ही संसाधनों में अमेरिकी और ब्रितानी विश्वविद्यालयों को मात दे सकते हैं। इस नाते अगर आत्मनिर्भर भारत का सपना आपने देखा है तो इन मुद्दों पर भी गहरे ध्यान देना पड़ेगा। आशा यह नहीं कि विदेशी ज्ञान शोध से हम वंचित हों, उनको सीखते हुए अपने संसाधनों को अपनी बेहतरी में, अपनी सीमा में समुन्नत करना है, यह जरूर ध्यान में रखना होगा। एंड लास्ट पॉइंट, आज हम चरित्र के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आप कहीं भी देखें, हम बड़े हो रहे थे तो प्रदीप शुक्ला को 1982 में टॉप करते हुए देखे, फिर टॉप ही करते रहे साइंस, फिजिक्स, एमटेक, बीटेक इत्यादि के विद्यार्थी। इंजीनियरों की लंबी फौज हमने तैयार किया, डॉक्टर, चिकित्सक तमाम पैदा किए, मैनेजमेंट विधा के निष्णात लोगों को जो देश विदेश में सेवा भी दे रहे हैं, उन्होंने नाम और यश भी कमाया। लेकिन देश का क्या हुआ? आज आप देखते हैं कि हमारा इंजीनियर सीमेंट में बालू मिला रहा है, हमारा चिकित्सक अपने दवाखाने के सामने दम तोड़ती हुई महिला या अशक्त निसहाय को केवल इस नाते चिकित्सा नहीं दे रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। हमारा प्रशासक अपने मातहतों पे रोब झाड़ रहा है, शोषण कर रहा है, और हमारे राजनेता जनता का शोषण कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें चलती रही तो ये चरित्र के संकट से उपजी हुई समस्या है। इस नाते चरित्र निर्माण के लिए एक आदर्श वातावरण तो पैदा ही करना पड़ेगा। हम राम राज्य की परिकल्पना में मशगूल हैं, लेकिन राम राज्य कुल का कुल त्याग और मर्यादा की व्यवस्था है, लोक कल्याण की व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था में कितना त्याग है, हम कितने कल्याणपरक सोचते हैं, ये बताई जाने की जरूरत नहीं। तो अगर चरित्र का संकट नहीं दूर हुआ, शासन सत्ता से लेकर के समाज तक, वैयक्तिक रूप में व्यक्ति तक, संस्थाएं जो भी हैं, सबको चरित्र के मूल्य को समझना पड़ेगा। आपने सुना ही होगा कि वृत्तमेतनेन संरक्षेत वित्तमेति आयाति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। धन का उतना महत्व नहीं है जितना चरित्र का। इस नाते चरित्र तो हमें बेहतर बनाना भी पड़ेगा, उस पर काम करना ही पड़ेगा। अब उसमें कुछ करना भी नहीं है। हमारा काम पढ़ाना है तो आप पढ़ाएं, और आपका काम पढ़ना है तो आप पढ़ो। यही आपका धर्म है, यही आपका चरित्र निर्माण है, बस हो गया। तो चरित्र के संकट के दौर से जो हम गुजर रहे हैं, इस पर तुरंत का तुरंत
हमें विशेष प्रयास करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, अकादमिक दुनिया में कठोरता और अहंकार। देखें, हम एक सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और वह सांस्कृतिक परिवर्तन समय की मांग भी है। लेकिन देखा यह जा रहा है कुछ शिक्षा संस्थानों में बैठे हुए लोग रूल रेगुलेशन को लेकर कठोर हैं, अहंकारी हैं, वो अपने आप में कोई परिवर्तन चाहते ही नहीं। बिना परिवर्तन, बिना लोचशीलता की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। इस नाते अपेक्षा है कि बड़े लोग परिवर्तनशील बने, लोचशील बने, बदले हुए समय के साथ अपने आप को बदलें। तो ये सब मुद्दे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, चरित्र निर्माण, फंडिंग इत्यादि की। यदि हम यहाँ पे पूरा ध्यान दे पाते हैं तो आप यकीन माने कि हम अभी तो मनुष्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लिख रहे हैं, वह दिन भी दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखी जाएगी। थोड़ी सी तेज़ी बरतनी होगी। 2040 का लक्ष्य थोड़ा सा लंबा है। हम भारतीय विवेकवान, सामर्थ्यवान और कर्मठ हैं। इसे थोड़ी शीघ्रता से अपना करके 2030 तक ही इसे नए रूप में पुष्पित और पल्लवित देखना है। तो हमारे मानव संसाधन का बेहतर उपयोग होगा, हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, हम पे निरंतरता आएगी, तो हम देश और समाज का समृद्ध परक विकास कर सकेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ये अपेक्षा है कि हम चरित्रवान बने, हम राष्ट्र के बारे में सोचें, राष्ट्र के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करें और अपने आप का इस तरीके से उपयोग करें कि हम राष्ट्र के बेहतर संसाधन के रूप में। आज बस इतना ही हमको आपको बताना है। फैक्ट वगैरह आप देखें। क्लास अब शुरू होने के दिन आपके नज़दीक आ रहे हैं। 22 अगस्त से क्लास आपका शुरू हो जाएगा। फिर हम आपसे एक बार कहेंगे कि जो एडमिशन ले चुके हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं, जो कल लेंगे या आगे लेंगे, सबसे एक अपेक्षा है कि हमारे 21 वीडियो शुरू वाले 2-3 बार पढ़ें और वह पढ़ने के बाद एक बार में आपके पढ़ने में समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन डरिएगा मत, ये बड़ी परीक्षा है। 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा। लेकिन अगर हमसे सातत्यता और सिलसिलेवारी बन गई, हमसे ट्यूनिंग बन गई, तो आपको ऐसे बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। हमारी आपकी अगली मुलाकात 17 तारीख को होगी, फिर शाम 5 बजे। तब हम संस्था के संदर्भ में कुछ बातें बताएंगे, ऐप वगैरह का डिस्कस करेंगे, कैसे आप पास मैटर पहुँचेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे। इस बीच अगर आपको कुछ कहना बताना हो तो आप बता भी सकते हो। तो इस तरीके से हमारी आगे की पद्धति और प्रणाली बढ़ती रहेगी और हिंदी माध्यम में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने का सपना जो संस्था ने देखी है वो आपके माध्यम से पूरे होंगे। कोटिशः शुभकामनाएं। अगली मुलाकात फिर होगी 17 तारीख को शाम 5 बजे। संस्था के बारे में, ऐप के बारे में, संस्था की द्वारा और बेहतर प्रयत्न करने के बारे में आपको जानकारी देने के लिए अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।